बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ने अभी हाल ही में जारी हुए बिहार सरकार के एक लेटर को देखा है, जिसमें ये बताया गया है कि 836 विद्यालयों का चयन पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत किया गया है। और इस योजना के तहत जो 836 विद्यालयों का चयन किया गया है, इसके चयन करने से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी 836 विद्यालय जो हाई स्कूल है या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनका चयन किया गया है। तो उनके चयन करने के उपरांत जो उसके नज़दीक के मिडिल स्कूल होंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वे प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, सारे टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम श्री स्कूल स्कीम है क्या, इसके तहत कौन कौन से फंड्स अलॉट किए जाते हैं, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, आपके विद्यालय में कितने लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि आएगी। तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि मैं अभी खुद पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूं, तो मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और आपको समझ में आएगा कि पीएम श्री स्कूल्स योजना जो है वो है क्या और इसके तहत क्या क्या काम करवाने होते हैं। तो बने रहेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस लेटर को देख लेते हैं, जिस लेटर में विद्यालयों को मर्ज करने की बात की गई है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है 17 फरवरी 2025 को जारी। इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उस लेटर का जिक्र किया गया है जिसके तहत पुराने शिक्षण पैटर्न को जो लागू किया गया था, विभागीय पत्रांक 8A जो डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, दिनांक 23/2/2007 के द्वारा मध्य विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो 2007 से यह व्यवस्था लागू की गई कि मध्य विद्यालय जितने भी वहाँ पे क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे वहाँ क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही 8वीं कक्षा से प्रारंभ होने वाले माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2007-8 से 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेने का निर्णय लिया गया था। यानी 2007-8 शैक्षणिक सत्र जो था, उस टाइम से ही 8वीं कक्षा में प्रवेश बंद कर दिया गया था माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। तो जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वो केवल क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के स्कूल बन करके रह गए थे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालय का प्रबंधन एवं संचालन बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली संशोधन 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा एवं राजकीय तथा राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या 791 दिनांक 18/5/2006 एवं बिहार राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। अब इसमें बताया गया कि जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के स्कूल हैं, यानी कि जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, उसका गठन कब किया गया था, वो किस आदेश के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है RTE एक्ट बिहार वाला, जो 2013 में संशोधन करके फिर से बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी बसावट की स्थिति है, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 3 किलोमीटर के दायरे में एक मध्य विद्यालय का संचालन होगा। ठीक है, फिर बाद में जाकर के सरकार ने यह निर्णय लिया कि हर एक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा, और इसके तहत बहुत सारे उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गए। तो अब देखिए क्या कहा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है। तदनुरूप समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय किए जाते हैं। अब NEP 2020 का हवाला देकर के यह निर्णय लिया जा रहा है। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे उसको समझिएगा अच्छे से। सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में पूर्व से संचालित राजकीय या राजकीयकृत या फिर प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वैसे 836 विद्यालय जिसमें वर्ग 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है का आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीएम श्री विद्यालय के तहत वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 12वीं तक की पढ़ाई होगी। विद्यालय की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 12वीं तक एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा।
यानी कि अब जो है स्कूल को मर्ज किया जाएगा। जो जिस पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे, अब वहाँ के जो मिडिल स्कूल हैं क्लास 6 to 8 वहाँ से मर्ज हो जाएगा अपने नज़दीक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिसका चयन पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत किया गया है। और पूरे बिहार भर में 836 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम श्री विद्यालय योजना के ऊपर। तो पीएम श्री विद्यालय योजना 2022 में लागू की गई थी और उस टाइम पे बिहार में भाजपा के साथ ये जदयू का गठबंधन नहीं था, तो इसीलिए उस टाइम पे जो सरकार है बिहार की सरकार, उसने पीएम श्री विद्यालय को अलाउ नहीं किया था। फिर बाद में जब भाजपा के साथ अलायंस हुआ तो अलायंस होने के बाद फिर सरकार ने इसको अलाउ किया और अलाउ करने के बाद अलग अलग स्कूलों से इसके लिए अप्लाई करवाया गया। ठीक है, तो पीएम श्री कुल 836 विद्यालयों का चयन इसी योजना के तहत किया गया है। इस योजना के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जो पीएम श्री योजना के तहत विद्यालयों का चयन किया गया, 836 ऐसे विद्यालय का चयन किया गया जो हाई स्कूल हैं, +2 स्कूल्स हैं। लिस्ट यहाँ पर इस पत्र के साथ दी गई है। तो ये जो स्कूल है इनके साथ नज़दीक के जो मध्य विद्यालय होंगे वहाँ के क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स मर्ज हो जाएंगे इसी स्कूल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि संलग्न सूची के राजकीय या फिर राजकीयकृत या प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नज़दीकी मध्य विद्यालय, या तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि क्लास 6 to 8 उसी विद्यालय के परिसर में संचालित किया जाता हो तो वो उसी में मर्ज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन होगा जो सबसे नज़दीकी मध्य विद्यालय होगा उस विद्यालय के जो सिलेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का संविलियन, छात्र भी चले जाएंगे वहाँ से और 6 to 8 में जितने पदस्थापित शिक्षक होंगे वे भी उस स्कूल में चले जाएंगे, संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। जिस मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 8 तक का संविलियन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है में यदि पूर्व से विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं जो वहाँ पे प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हैं, उनका क्या होगा, तो उनको दूसरे मध्य विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि बिहार में 836 मध्य विद्यालय बंद होने वाले हैं, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के छात्र सभी मर्ज कर दिए जाएंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ। और वहाँ पे जो प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होनी थी, जैसा कि पिछले लेटर में आप लोगों ने देखा था कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, तो 836 पद ऐसे ही सरकार ने रिजेक्ट कर दिए, एक तरह से आप खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा गया है कि मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक का संविलियन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने हेतु अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। और ये काम इतनी तेजी से होगा, आप समझ सकते हैं कि 2025-26 सत्र से यानी कि अप्रैल से ये काम होना है और इतना कम समय दिया गया है। फरवरी आधा खत्म हो चुका है, एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, मैट्रिक के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट का फिर मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य होगा, फिर उसके बाद मार्क्स अपडेशन का कार्य होगा, तो पूरा का पूरा मार्च एक ऐसे ही बिजी शेड्यूल है। इसके बाद फिर से ये काम कर दिया जाएगा, तो एक तरह से एक उथल पुथल वाली स्थिति हो जाएगी और कहीं ना कहीं इससे सभी जो 836 विद्यालय में जो भी टैग होंगे विद्यालय, वहाँ के मध्य विद्यालय टैग होंगे, वहाँ के छात्रों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। वहाँ के शिक्षकों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनका विद्यालय मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि संविलियन होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय में संपरिवर्तित माना जाएगा। यानी कि जो विद्यालय की क्लास 6 to 8 वाली कक्षाएं वहाँ के छात्र और शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, फिर वह विद्यालय एक प्राइमरी स्कूल बन जाएगा। ठीक है, साथ ही इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। दैट मीन्स 836 जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद खत्म किए गए हैं, वहीं पे 836 प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं।
तो 836 प्रधान शिक्षक के पद अलग से सृजित हो गए, एक तरह से आप मान करके चलिए। अगर इसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आता है, कोई संगठन इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता है और ये प्रक्रिया लागू हो जाती है, तो 836 विद्यालय मध्य विद्यालय जो है वो प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहाँ पे फिर 836 प्रधान शिक्षक के पद सृजित होंगे। अगला पॉइंट है कि सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए विद्यालय के विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक का खाता, SNA खाता एवं अन्य राशि के व्यय हेतु बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक यथा निर्देशित के साथ करेंगे। तो ये सारा तो वहाँ के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे उनके जिम्मेदारी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति यथा निर्देशित से संबंधित खाता, SNA खाता, समग्र शिक्षा एवं PM पोषण योजना आदि का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 6 to 8 के लिए जो विद्यालय शिक्षा समिति बनाई जाती है वह विद्यालय शिक्षा समिति वहाँ पे भी काम करेगी। अगला है कि वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति तथा वर्ग 9वीं से लेकर के 12वीं तक के संचालन हेतु प्रबंध समिति पृथक रूप में कार्य करेगी। 6 to 8 के लिए VSS काम करती रहेगी और वहीं 9 से लेकर के 12 तक के लिए जो CMC का गठन किया जाता है वो काम करेगी और दोनों अलग अलग रूप में कार्य करेगी। दोनों का खाता संधारण अलग तरीके से होगा, दोनों का जो लेखा जोखा होता है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उसके सर्वे सर्वा प्रधानाध्यापक महोदय होंगे। वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं इसके लिए उन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। और अगर शिक्षक कम है, शिक्षक के अनुपलब्धता की स्थिति में वर्ग 9वीं से 10वीं, 12वीं से 11वीं से 12वीं के शिक्षकों के द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के कक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। तो एक तरह से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हुए जहाँ पे देखा जाता था कि जो भी उच्च माध्यमिक पद पे PGT टीचर्स नियुक्त हुए हैं वहाँ पे कक्षाओं की जो 6 to 8 के वहाँ पे क्लासेस नहीं होते थे। अब अगर जब 6 to 8 के क्लासेस वहाँ पर लाए जाएंगे और 6 to 8 में अगर टीचर्स नहीं होंगे तो जो उच्च माध्यमिक स्तर पर बहाल हुए शिक्षक हैं उनके द्वारा भी क्लास का संचालन करवाया जाएगा। तो एक तरह से वर्कलोड भी PGT टीचर्स का बढ़ेगा। इसके बाद देखेंगे आगे, इससे संबंधित पूर्व से यहाँ पे इस पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। वर्ग 6 to 12 तक के लिए UDICE कोड एवं तदनुरूप समग्र शिक्षा अंतर्गत SNA खाता के संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। 6 to 12 तक के लिए एक ही UDICE कोड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बदलाव किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो विद्यालय PM श्री स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं। अभी जैसे कि पहला सीरियल अररिया से लिया गया है, अररिया का यहाँ पे UDICE कोड ये दिया गया है और स्कूल नेम दिया गया है +2 LS हाई स्कूल पलासी पतेगना। तो ये जो विद्यालय है यहाँ का जो सबसे नज़दीकी 6 to 8 वाला विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय होगा, वहाँ के 6 to 8 के सारे टीचर और सारे स्टूडेंट इस स्कूल में चले आएंगे और वह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से 836 विद्यालयों को सिलेक्ट किया गया है PM श्री स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पर सभी की सूची संलग्न है और यह लेटर तो वायरल हो चुकी है। उम्मीद है कि सभी के पास पहुँच गई होगी। और अगर आप लोगों के पास अभी तक यह लिस्ट प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको यह लेटर अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे वो PM श्री योजना क्या है, उसके तहत जो अगर आपके विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए आगे का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि PM श्री स्कूल के तहत सिलेक्शन के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि मैं खुद पिछले वर्ष से जब मेरी ज्वाइनिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय में, तो जो मेरा केंद्रीय विद्यालय है वह PM श्री योजना से आच्छादित विद्यालय है और PM श्री के अंतर्गत कौन कौन से फंड अलॉट किए जाते हैं और प्रत्येक फंड में क्या कितनी कितनी राशि का अलॉटमेंट किया जाता है, इसकी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे।
तो अब आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ खुल चुका है पीएम श्री योजना का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएम श्री विद्यालय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। अभी यहाँ पे मैंने इसको खुद तैयार किया है। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पीएम श्री विद्यालय योजना है क्या। तो देखिए पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। पीएम श्री, पी फॉर प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम से हो गया प्रधानमंत्री। इसके बाद श्री का एस जो है, इसका फुल फॉर्म है स्कूल, ठीक है, एस सी एच होता है, तो एस एच को लेकर के स्कूल किया गया है। आर फॉर राइजिंग, आई फॉर इंडिया, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री स्कूल्स योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को की थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण करना है। अब इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहला है विद्यालयों की कुल संख्या। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 से अधिक विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा और इस योजना के तहत सबसे पहले आच्छादित हुए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS विद्यालय, ठीक है। इसके बाद स्टेट को अलॉट किया गया, बहुत सारे स्टेट ने इसके MOU पे हस्ताक्षर किए। बिहार सरकार ने बाद में, जब भाजपा से अलायंस हुआ उसके बाद बिहार सरकार ने इसको लागू करने का आदेश दिया, तो फिर बिहार में अभी जाकर के 836 विद्यालयों का सिलेक्शन इस योजना के तहत हुआ है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के सिद्धांतों पर आधारित होंगे। अब इसमें शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी, तो इन विद्यालयों में सीखने की आधुनिक पद्धतियों को अपनाया जाएगा और जो आधुनिक पद्धतियों के तहत जो अलॉटमेंट किए जाते हैं वो सारे यहाँ पे सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक्टिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के ऊपर चर्चा करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आती है स्मार्ट क्लासरूम की। स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि उपलब्ध होंगे। स्कूलों में ग्रीन एनर्जी, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके बाद समावेशी और समग्र शिक्षा की बात करें, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। संवेदी अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। आगे है शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो शिक्षकों को NEP 2020 के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस योजना के एक मापदंड के तहत ये कहा गया है कि हर एक शिक्षक को प्रतिवर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके बाद देखिए, डिजिटल माध्यमों और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर शिक्षकों को निरंतर अपडेट किया जाएगा। अब इसमें टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम की बात की जा रही है, तो जो पीएम श्री स्कूल्स हैं उनमें डिजिटल टेलीविज़न, डिजिटल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम किया जा रहा है, जो पढ़ाने के आधुनिक तरीकों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूलों में लाइब्रेरी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और लाइब्रेरी के साथ साथ बच्चों के लिए, क्लास 1-2 के बच्चों के लिए, 1-5 के लिए स्पेशल TLMs आते हैं। टॉय लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के और आधुनिक तरीके के टॉयज़ उपलब्ध कराए गए हैं जिससे बच्चों में निश्चित रूप से बेहतर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। अभी देखिए, वित्त पोषण और संचालन की बात की जा रही है, तो यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से चलाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए 27,360 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसे वर्ष 2022-23 से 26-27 तक लागू किया जाएगा। तो 26-27 तक उम्मीद है कि 14,500 विद्यालय सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अभी देखिए, पीएम श्री स्कूलों का चयन कैसे होता है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सरकारी स्कूलों का चयन किया जाता है। स्कूलों को योग्यता मानदंड पूरा करना होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य करना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्म फिलअप होता है वो पिछले बार मैं जिस विद्यालय में पहले कार्यरत था, मैंने उस विद्यालय का किया था, तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स आते हैं जिसमें अलग अलग तरह की जानकारी पूछी जाती है, जिसमें विद्यालय का जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित जानकारी मांगी जाती है, जैसे विद्यालय में खेल का मैदान है या नहीं,
विद्यालय में भवन किस प्रकार का है, पक्का है, कितने कमरे हैं, पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम पहले से अगर अवेलेबल है तो उसकी जानकारी दी जाती है, और सभी के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप टोटल पॉइंट्स में रूरल एरिया की बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका विद्यालय है और आप 60% मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपके चयन होने आपके विद्यालय के पीएम श्री योजना में सेलेक्ट होने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 70% ये रेशियो चला जाता है। अब देखिए, इन विद्यालयों की निगरानी एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। तो जब आपका विद्यालय सेलेक्ट हो जाता है पीएम श्री स्कीम के तहत, तो वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनका दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वे जो है रेगुलर मॉनिटरिंग के दायरे में आ जाते हैं, और हर हमेशा आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। आपको जो ऑनलाइन माध्यम है उसके माध्यम से गूगल लिंक से शेयर किए जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा अपडेट जानकारी देना पड़ेगा। लाइव फोटोज़, लाइव वीडियोस आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो नोट कैम वाला वीडियो और ये फ़ोटोज़ आप अपलोड करते थे पहले अटेंडेंस बनाने के लिए, उसी तरह से जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, चूँकि सारे एक्टिविटी के लिए फ़ंड आपको अलॉट हो जाएगा, तो जो एक्टिविटी आप करवाएंगे आपसे उसका प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने करवाया है या फिर नहीं करवाया है। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग भी इसमें जो है वो टफ हो जाता है। आगे बात करें कि पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो थोड़ा सा और पहले के उद्देश्य को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये पहले भी था। आधुनिक शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना, तो इसमें जो शिक्षक सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका में आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। पहले आपको क्लासेस के लिए पीपीटी बनाना पड़ेगा, फिर पीपीटी बना करके फिर आप वीडियो ऐसा डाउनलोड करिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक को कैसे आप समझाएंगे उसके रिगार्डिंग आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, फिर उस टॉपिक से संबंधित आप पीपीटी बनाइए, रेडी कीजिए, या फिर आप वीडियो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फिर उसको दिखा करके बच्चों को टॉपिक को समझाना है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। तो यहाँ पे आधुनिक शिक्षण तकनीक यानी कि स्मार्ट क्लासरूम आपके क्लासेस में होंगे, आपके पास डिजिटल बोर्ड होगा, तो आप उसके माध्यम से चीज़ों को आसानी से दिखा सकते हैं बच्चों को। जब आप विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, आगे पर्यावरण अनुकूल विद्यालयों का निर्माण करना। विद्यालय के अंतर्गत अगर आपका कैंपस बड़ा है तो आपके पास उसका फंड आ जाता है, आप वहाँ पे पार्क बनवा सकते हैं, गार्डन बनवा सकते हैं, किचन गार्डन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के फंड आते हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, तो डिजिटल रूप से सशक्त बनाना यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीनी स्तर पर लागू करना। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पीएम श्री विद्यालय योजना का लक्ष्य भारत के विद्यालयों को 21वीं सदी के अनुरूप विकसित करना है, यानी कि मेन जो फोकस है वो है 21st सेंचुरी स्किल डेवलप करना है बच्चों में। तो इसी के रिगार्डिंग पीएम श्री विद्यालय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब आगे समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, पीएम श्री स्कीम्स एंड देयर एलोकेटेड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो पीएम श्री योजना चलाई जा रही है विद्यालय में, तो विद्यालय के अंतर्गत अलग अलग जो स्कीम्स चलाए जाएंगे उसके लिए कितना फंड अलॉट किया जाएगा, तो इसको समझ लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक विद्यालय के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहला है टीचिंग एंड लर्निंग इन्हांसमेंट, यानी कि जो शिक्षण का वातावरण है हम उसमें बढ़ोतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से स्कीम आपको दिए जाएंगे और उन स्कीमों के लिए कितने कितने फंड अलॉट किए जाएंगे। सबसे पहला है देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर बाल वाटिका। बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आ चुका है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय आप देखेंगे जिसमें बाल वाटिका आ चुका है। बाल वाटिका यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के क्लासेस वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये पूरे स्कूल पे लागू होगा। तो बाल वाटिका के अंतर्गत जो TLMs होंगे वो 500 रुपये प्रति बच्चे के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आपके स्कूल में मान लीजिए कि बाल वाटिका के अंतर्गत 30 छात्र नामांकित हो गए, तो इस 30 या 90, तो 90 बच्चों के लिए 500 रुपये पर हेड काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो 90 और 500 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45 हो गया, 45 पे 3 जीरो बैठा दिए, 45,000 रुपये केवल TLM के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए TLM 1 to 5 के लिए, अगर आपके स्कूल में बाल वाटिका नहीं है कोई बात नहीं, 1 to 5 के क्लासेस होंगे, तो 1 to 5 के क्लासेस के लिए 500 रुपये पर चाइल्ड।
लेकिन जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया तो वहाँ पे 1 to 5 भी नहीं है, तो 1 to 5 को भी यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम रेमेडियल टीचिंग के लिए 50,000 रुपये पर विद्यालय दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टूडेंट असेसमेंट के लिए आकलन के लिए 25,000 रुपये पर विद्यालय अलॉट होगा। ठीक है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स, ये भी 1 to 5 के लिए ही है। ये जो मेन ये वाला जो मॉड्यूल है आप देख रहे हैं, पहला मॉड्यूल, ये खास करके प्राइमरी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और चूंकि के भी जो होता है वो प्राइमरी सेक्शन भी उसमें होता है, तो इसलिए ये मेनली जो सेक्शन है फर्स्ट वाला सेक्शन, ये मेनली 1 to 5 के स्कूल्स के लिए है। और जो भी स्कूल वैसे स्कूल जिनका सिलेक्शन हुआ है और जहाँ पे 1 to 5 के क्लासेस होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिसोर्स मटेरियल एक्टिविटी हैंडबुक, इसके लिए 200 रुपये पर टीचर और 150 रुपये एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है। फिर मॉड्यूल डेवलपमेंट क्लास 1 के लिए 200 रुपये पर चाइल्ड। मॉड्यूल डेवलपमेंट क्या है तो मैं बता दूं कि क्लास 1 में जब विद्या प्रवेश होता है, जैसे क्लास 1 में जो बच्चे एडमिशन जिनका होता है उनको 3 महीने तक विद्या प्रवेश के अंतर्गत एक मॉड्यूल से पढ़ाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए पर चाइल्ड 200 रुपये की एक बुकलेट आती है, एक्टिविटी बुक होती है, उसी बुक से आपको 3 महीने पढ़ाना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी लेवल पे होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फैसिलिटी, ये सभी विद्यालय के लिए होंगे। ठीक है, इसमें साइंस किट, अब इसमें देखिए ये जो साइंस किट है ये मेनली किसके लिए है तो 6 to 12 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 10,000 पर विद्यालय साइंस किट के लिए आएगा। मैथ्स किट के लिए 10,000 रुपीज़ पर विद्यालय है। साइंस एंड मैथ्स सर्किल या फिर साइंस या मैथ क्लब बनाएंगे उसके लिए 5,000 रुपये पर सर्किल पर विद्यालय होगा। ठीक है, अगर साइंस क्लब है, मैथ सर्किल है, तो 5,000 रुपये दोनों को मिला करके आप लगा लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कशॉप लेबोरेटरी कम क्लासरूम, इसके लिए 42 लाख रुपये पर सैंक्शन स्कूल। लेबोरेटरी के स्थापना के लिए उसके सब अच्छे तरीके से सुचारू रूप से संचालन के लिए 42 लाख रुपये पर सैंक्शन स्कूल को दिए जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी रकम है और इस रकम से एक भव्य लेबोरेटरी की स्थापना विद्यालय के अंतर्गत की जाएगी। रॉ मटेरियल ग्रांट फॉर न्यू स्कूल्स, वोकेशनल कोर्सेज के लिए 50,000 रुपये पर विद्यालय हैं। लाइब्रेरी ग्रांट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, तो 20,000 रुपीज़ पर विद्यालय, 20,000 रुपये लाइब्रेरी के लिए आते हैं। डेडिकेटेड फर्नीचर फॉर लाइब्रेरी, इसके लिए देखिए 2 लाख रुपये पर विद्यालय। तो जैसे ही आपका जो विद्यालय है पीएम श्री के तहत सिलेक्टेड हुआ है तो आपको ये सारा फंड मिलेगा और इन सारे फंड का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फर्नीचर फॉर लेबोरेटरी के फर्नीचर के लिए आपको फिर 1 लाख रुपये अलग से है। ठीक है, 42 लाख रुपये लेबोरेटरी के लिए अलग से अलॉट हुआ, उसमें बिल्डिंग आप रख लीजिए, बिल्डिंग के साथ साथ जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेंगे लेबोरेटरी के लिए आपका, उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का लैब होगा। ठीक है, तीनों के लैब के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सारे पार्ट्स उसमें लगाए जाएंगे और साथ ही फर्नीचर के लिए आपको अलग से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे लेबोरेटरी में लगाने के लिए। फिर फर्नीचर फॉर स्टाफ रूम, जो आपके स्कूल के स्टाफ्स हैं, जितने भी टीचर हैं, उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपये पर विद्यालय दिए जाते हैं। डिजिटल टीवी फॉर स्कूल्स, इसके लिए 1 लाख रुपये पर विद्यालय अलॉट किए जाते हैं और ये मेनली प्राइमरी क्लासेस के लिए होते हैं। फिर आगे देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट, इसमें देखिए एक्सपोजर विजिट यानी कि जो परिभ्रमण करवाते हैं बच्चों को, जैसे कि साइंस के म्यूजियम में ले गए, एसटेम इंस्टीट्यूट्स में ले गए। एसटेम क्या होता है? साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिकल। तो जो इस तरह के इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी पटना आप घुमाने के लिए ले जाइए। ठीक है, आईआईटी बिहटा जो पटना में है, तो वहाँ पर बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए। तो अगर आपके विद्यालय में 200 बच्चे हैं, मान लीजिए 200 बच्चों को आप लेकर गए, 500 रुपये पर हेड आपको मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये पर बच्चों के ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास 2000 बच्चे हैं तो सोच लीजिए आपको कितना पैसा मिलेगा। मेंटरिंग बाय एमिनेंट एक्सपर्ट्स, यानी कि एक्सपर्ट टॉक इसको बोलते हैं, जिसमें आप किसी एक्सपर्ट को आमंत्रित करते हैं अपने विद्यालय में, जो अलग अलग टॉपिक पे बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, उन्हें सजेशन देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परामर्श एवं सलाह देना। तो उसके लिए 5,000 रुपये अलॉट किए जाते हैं। आप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उनके चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे वहाँ पर आएंगे, अभिभावक आएंगे, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें होती हैं। पीएम श्री सेल्फी पॉइंट, एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है जहाँ पे पीएम
नरेंद्र मोदी का वो आदमकद एक कटआउट लगाया जाता है, सेल्फी पॉइंट आपके स्कूल का फोटो रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी और वहाँ पे आगे खड़े होकर के लोग सेल्फी लिया करते हैं। तो इसके लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं पर विद्यालय। पीएम श्री क्विज, डिबेट एंड एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन। देखिए बहुत तरह के क्विजेज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, स्पीच कंपटीशन आयोजित होते हैं, तो इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके प्राइजिंग की व्यवस्था आप करेंगे। फर्स्ट प्राइज लाया, सेकंड प्राइज लाया, थर्ड प्राइज लाया, उसको आप प्राइज देंगे, मेडल देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, तो उसके लिए ये सारे पैसे अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज। अभी तक देखिए सरकारी विद्यालयों में इंडिपेंडेंस डे मनाना हो या फिर 26 जनवरी मनाना हो, इसके लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है इसके तहत अगर आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जो कि मनाना ही होता है, तो 50,000 रुपीज़ पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन एक्सपोजर, इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। ट्रेनिंग टू गर्ल्स ऑन सेल्फ डिफेंस, जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें आत्मरक्षा सिखाने के लिए आप एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो बच्चियों को जूडो कराटे वगैरह सिखाएंगे या फिर जो भी आत्मरक्षा के जो टेक्निक्स होते हैं वो सिखाएंगे, तो उसके लिए 50,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। बैगलेस डेज स्किल बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसके लिए 75,000 रुपये पर विद्यालय अलॉट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बैगलेस डे जिस दिन होगा उस दिन बच्चे जो है बिना बैग के स्कूल आते हैं, फिर बच्चों को लेकर के आपको किसी नज़दीक के ऐसे स्थान पे जाना होता है जहाँ से बच्चे अपना अनुभव जन्य अधिगम हासिल कर सके, वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें। जैसे कि अगर आपके आसपास कोई कोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, बहस होती है, वहाँ पर बच्चों को ले जा करके दिखा सकते हैं कि कैसे सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई कल कारखाना है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, वहाँ पे बच्चों को आप ले जा करके दिखा सकते हैं बच्चों को, फिर वहाँ पे वो एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो बैगलेस डे के अंतर्गत करवाई जाती हैं, ठीक है। अभी देखिए स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के तहत क्या क्या मिलता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए 50,000 रुपये पर विद्यालय। इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट किट हो गया, बैडमिंटन किट हो गया, फुटबॉल किट हो गया। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं जो आपके विद्यालय में होते हैं, आप अपने ग्राउंड के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको देखिएगा, ठीक है। स्पोर्ट टीचर अगर आपके स्कूल में है तो उनसे आप सजेशन लेकर के ये सारी चीज़ें करते हैं। इंगेजमेंट ऑफ योगा स्पोर्ट्स टीचर कोचेज, इसके लिए 1 लाख रुपये पर विद्यालय होते हैं, दिए जाते हैं। तो आप योगा इंस्ट्रक्टर को रख सकते हैं जो बच्चों को आकर के योग सिखाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट टीचर को हायर कर सकते हैं। फिर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर एंड परचेज, इसके लिए 50,000 रुपये पर विद्यालय अलॉट किए जाते हैं। तो अगर आपके स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। 50,000 रुपये में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लाए जा सकते हैं जिनसे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब यहाँ पर देखिए 21st सेंचुरी लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन स्किल्स, इसके लिए AI, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ ICT टीचर्स, जो ICT टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स अगर बहाल हैं तो उनके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। प्रोविजन ऑफ रेकरिंग ग्रांट डिजिटल लाइब्रेरी, इसके लिए 50 रुपये पर स्कूल जारी किए जाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम सेटअप, 1 लाख रुपये पर स्कूल सेटअप इसके लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या टैबलेट्स लेने हों, इसके लिए 1 लाख रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। अब इसमें विद्यालय को हरा भरा बनाना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक्टिविटी प्रोमोटिंग ग्रीन स्कूल्स, इसके लिए 50 रुपये पर स्कूल दिए जाते हैं। अब इसमें आप स्कूल में बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, जैसे बहुत तरह के जो गार्डन्स होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं आप, स्कूल को पूरा ग्रीन बना करके रखना है। इसके बाद है वेजिटेबल मेडिकल किचन गार्डन, इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल जारी किए जाते हैं। तो इसमें आपको किचन गार्डन डेवलप करना है, कुछ मेडिसिन वाले प्लांट्स वहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, जब आप पौधे लगाएंगे तो आप सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे, इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल अलॉट किए जाएंगे।
कंपोस्टिंग फैसिलिटी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कचरा है उसके लिए आप कंपोस्ट खाद बनाएंगे, उसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल जारी किए जाते हैं। तो उसके लिए कंपोस्ट पिट बनाया जाता है और जितना भी घास फूस पेड़ पौधे के जो भी अवशेष हैं, सब्जियों के जो अवशेष हैं, वो उस कंपोस्ट पिट में डाले जाएंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छता पखवाड़ा क्लीनअप ड्राइव्स, इसके लिए 25,000 रुपये पर स्कूल जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फंड आपके स्कूल में आएगा जब आपका स्कूल पीएम श्री स्कीम के तहत सिलेक्ट हो जाता है। तो जितने भी 836 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक एक चीज़ को नोट कर लें, और इसका जो ऑथेंटिक वेबसाइट है पीएम श्री, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका बुकलेट मिल जाएगा, किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारे जो फंड अलॉट कर दिए जाएंगे आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, आपके विद्यालय के बैंक अकाउंट में, तो किस प्रकार से फिर आपको मीटिंग करके, ठीक है, उसके लिए कमेटी बना करके ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और जो भी आप काम करेंगे उसका पुख्ता सबूत रखेंगे, जैसे लाइव फ़ोटो ले लिया, लाइव वीडियो ले लिया, दोनों चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, जिसपे जियो टैग वाला फ़ोटो रहेगा और जियो टैगिंग वाली वीडियोज़ रहेंगी, आपने सच में काम किया है। ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती हैं। तो इसको मिला करके आपको ये सारी चीज़ें जो अलॉट की जाती हैं उसके लिए फिर फंड आपको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पीएम श्री स्कूल क्या है, क्या कंडीशन है और क्या इसके लाभ हैं, और क्या इसके थोड़े से जो वर्क का बर्डन है वो इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब 6 to 8 आपके स्कूल में आ जाएगा तो उसका भी मैनेजमेंट आपको ही देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।